साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में अपन लोग बात करेंगे जनरल साइंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अपनी जो सीरीज चल रही थी PYQ सीरीज, उसका ये अगला वीडियो है। और ये अगले वीडियो के साथ साथ में अगला टॉपिक भी है और वो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। सबसे पहले अपन बात करें कि विद्युत धारा होती क्या है। इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे ही अपनी ये सीरीज खत्म होगी उसके बाद में एक नई सीरीज लेके आएंगे और उसमें अपन इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे, यानी कि अपन थ्योरी की क्लास भी आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और आप है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइए। कोई बात नहीं, गलत होगा, आप प्रैक्टिस तो करोगे ना, कम से कम आपको पता चलेगा कि अपन गलती क्या कर रहे हैं, फिर आप उसको दोबारा से रिपीट नहीं करोगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पे अपन चर्चा करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि विद्युत शक्ति जो है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, मेन अपने को किसका ध्यान रखना है, बात कर रहा है ये किसकी, विद्युत शक्ति की। और विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है ये पूछ रहा है अपने से। तो देखो इधर आपके सामने लिखा है वॉट, वोल्ट, एम्पियर, सोम। पहले आप आंसर करके बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। विद्युत शक्ति बोलते हैं ऊर्जा की क्षय की दर को विद्युत की शक्ति कहते हैं। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि वोट होगा, एम्पियर होगा, या वोल्ट होगा, या सोम होगा। आप इसका मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा कि अगर अपन विद्युत की P बराबर W/T अपन लिखते हैं वोट बटा टाइम, और इसकी जो शक्ति होगी विद्युत की शक्ति, और विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है साथियों, वोट होता है। क्या होता है, वोट, ना कि वोल्ट। यहाँ पे एम्पियर आपके सामने लिखा है। एम्पियर क्या होता है कि कोई भी विद्युत परिपथ है, मान लो अपन बात करें विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा को अपन रिप्रेजेंट करते हैं I से। मैं कह रहा हूँ कि अपने पास में ये कोई परिपथ है और यहाँ पे ये एक विद्युत बल्ब लगा हुआ है और इस तरीके से एक कुंजी लगी है, ये बैटरी लगी है, ये कुंजी लगी है। बैटरी को कैसे इसको कुंजी को कैसे रिप्रेजेंट, बैटरी को B से, इसका बड़ा वाला सिरा पॉजिटिव, छोटा वाला सिरा नेगेटिव, और ये विद्युत बल्ब लगा हुआ है। जब प्लस से माइनस की ओर धारा का प्रवाह होता है, या इस परिपथ में से मैं आपको कहूं कि कोई भी एक बिंदु ले लीजिए और उस बिंदु से एक समय के अंदर कोई भी एक निश्चित समय है, या सबसे पहले अपन जनरली इसकी बात करें तो मैं कह सकता हूं कि आवेश के जो प्रवाह की दर होती है ना, आवेश प्रवाह की दर, और आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। एक डेफिनेशन तो ये हो गई 10th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग। उसमें दिया हुआ है कि किसी विद्युत परिपथ से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। क्या बोल रहा है कि कोई भी एक विद्युत परिपथ है जिसमें से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। बोले तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने ये फॉर्मूला जो हमें बताया ये है क्या, तो देखना मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला है I बराबर में क्या, Q/T है। Q क्या होता है, Q का मतलब है आवेश, और आवेश का जो मात्रक अपन काम में लेते हैं वो क्या होता है, कूलॉम। क्या मात्रक होता है, कूलॉम। फिर अपन बात करें T का मतलब क्या है, समय से है, और समय का मात्रक अपन क्या काम में लेते हैं, सेकंड। तो बताओ विद्युत धारा का मात्रक अपने पास में क्या आ गया, कूलॉम/सेकंड आ गया। कूलॉम/सेकंड जो अपने पास में आया ये किसका मात्रक आया, विद्युत धारा का। और कूलॉम/सेकंड को अपन क्या बोल सकते हैं, एम्पियर बोल सकते हैं। तो बताओ दो मात्रक अपने पास में आए, एक नहीं आए, एक तो आ गया कूलॉम/सेकंड और एक आ गया क्या, एम्पियर। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर, या अपन बोल सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में से एक निश्चित बिंदु से एकांक समय में जितना आवेश फ्लो हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा, एकांक समय पर प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। अब आप कहोगे आवेश क्या होता है, आवेश अपन बोलते हैं एकांक समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो Q बराबर NE, एकांक या प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो क्या कहलाएगी, आवेश कहलाती है। एक बार देखना दिख रहा है क्या ये सब, अगर आपको है ना जो मैं लिख रहा हूँ ये सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, तो एक बार थम्स अप कर दो सब कि हाँ सर हमें बिल्कुल सही से दिखाई दे रहा है।
कंप्लीट आ रहा है ना, ये कमेंट करके बता दो एक बार। ठीक, आई बात समझ में। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है। किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक आवेश। बताओ, देखिए इलेक्ट्रिक आवेश की जो प्रवाह की दर होगी वो क्या कहलाएगी, ओम कहलाएगी। ये आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताओ। देखिए मैंने कहा आवेश के प्रवाह की दर, मैंने अभी बताया ना, अभी आपको पिछली स्लाइड पे देखना एक बार। ये देखो यहाँ पे अपन लिखे हैं कि आवेश जो होता है इसके प्रवाह की जो दर होगी वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। अब यहाँ पे अपने सामने लिखा है कि आवेश के प्रवाह की दर का मात्रक क्या होता है। आवेश के प्रवाह की दर मैं यहाँ पे लिखूं, I बराबर में क्या होता है, I इक्वल में होता है Q/T। और I इक्वल में Q/T क्या है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा है एकांक समय में प्रवाहित आवेश या आवेश के प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। और अब मैं कहूँ कि विद्युत धारा का अपन जो मात्रक लिखे थे, दो मात्रक अपन ने सामने आए थे, एक तो होता है कूलम्ब/सेकंड और एक अपन क्या लिखे थे, एम्पियर। तो बताओ विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होगी। आपको बात कर रहा है प्रतिरोध। प्रतिरोध का फॉर्मूला रो बराबर ये R बराबर रो L/A होता है। और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के तो समानुपाती होता है, लेकिन जो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसकी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। वो बाद की बातें हैं, जब अपन ऑफलाइन बैच में अपनी क्लासें चलती है या थ्योरी की क्लास जब आपकी लगेगी तब बात करेंगे। बताओ देखें किसकी इकाई पूछ रहा है, जी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसमें आप लोग खुद देख लो कि सबसे अधिक बार कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से पूछे गए, इकाई से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओ कि विद्युत प्रतिरोध जो है इसकी इकाई क्या कहलाती है, एम्पियर कहलाएगी, कूलम्ब कहलाएगी, वोल्ट कहलाएगी या ओम कहलाएगी। विद्युत प्रतिरोध, और विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो क्या होती है, ओम होती है। क्या होगी, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स की SI यूनिट क्या होगी, बताओ। टेस्ला, वेबर, गाउस, एम्पियर। चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होगी वो क्या होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता दो। फास्टली कमेंट करने में कंजूसाई मत करो, फास्टली आंसर बताते रहो, जिससे कि मैं देख सकूं कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। इसमें चुंबकीय फ्लक्स की इकाई की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, वेबर। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा समीकरण ओम के नियम को सही तौर पर निरूपित नहीं करता। देखो मेन जो शब्द होते हैं ना उसको हाईलाइट कर लिया करो। क्या बात कर रहे हैं, निरूपित नहीं करता है। निम्न समीकरण में V बराबर तो विभवांतर है, I बराबर विद्युत धारा है, R बराबर क्या है, कांस्टेंट है। अब ओम का नियम क्या कहता है कि कोई भी चालक तार है और चालक तार के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है ना वो क्या होता है, बताओ। विभवांतर वोल्ट था, विभवांतर विद्युत धारा और नियतांक, इनमें रिलेशन के लिए अपन देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि ओम ने कहा था कि चालक तार में जो प्रवाहित सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती। यानी कि विभवांतर जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, विद्युत धारा के। इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए अपन एक कांस्टेंट काम में लेते हैं और वो कांस्टेंट क्या होता है, V इक्वल में I R। R क्या है यहाँ पे, नियतांक जो आपके सामने लिखा है। I क्या है, विद्युत धारा, विभवांतर क्या है, V। तो V जो विभवांतर है वो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के या आवेश के क्या होता है, समानुपाती। तो देखो V बराबर I आ गया। I बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, V/R लिख सकता हूँ। और R बराबर क्या लिख सकता हूँ, बताओ, V/I लिख सकता हूँ, तो नहीं लिख सकता, आप कमेंट करके बता दो।
सब लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मैं कह रहा हूं कि ओम के नियमानुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा, और आवेश की मात्रा का मतलब विद्युत धारा, उसके तो होगा समानुपाती, और जो गैस ये उसके क्या होता है समानुपाती, तो V समानुपाती I हो गया। V बराबर में क्या आ गया IR। अब ये R इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, I बराबर V बटा R बराबर क्या हो जाएगा V बटा I। अब देखो इसमें से आपको कौन कौन से, क्या V बराबर IR दिख रहा है क्या? जी हाँ बिल्कुल ये रहा। फिर इसके बाद में I बराबर V बटा R ये रहा, R बराबर V बटा I, V बटा R नियतांक, ये क्या कर दिया V बटा R नियतांक, हाँ बिल्कुल सही है, V बटा R नियतांक होता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा I के इक्वल, और R बराबर 1 बटा R, ये I के इक्वल हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं, सही निरूपित नहीं करता। R बराबर 1 बटा I R बराबर I बटा R तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, R बराबर तो क्या होता है V बटा I जरूर होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है? देखो आप पहले इसको अच्छे से पढ़ो कि निम्न आपके सामने कुछ ये जो है युक्तियां दी हुई हैं, और ये कह रहा है कि इसके अंदर आपको देख के ये बताना है कि ओम का जो नियम है वो किसके लिए लागू नहीं होता है। क्या एसी परिपथ के लिए लागू नहीं होता? क्या चालक के लिए लागू नहीं होता? अर्धचालक के लिए लागू नहीं होता? चालकों के लिए जब तापमान में क्या हो वृद्धि होता है तब लागू नहीं होता। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो ओम का नियम सबसे पहले मैं बात करूं, ये बात करता है किसकी, कांस्टेंट टेम्परेचर की, बोले तो स्थिर ताप की बात करता है। और ओम का नियम जो है वो हमेशा उन्हीं युक्तियों पर लागू होगा जिनका टेम्परेचर क्या होता हो, कांस्टेंट होता हो। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, चालकों के लिए जब तापमान में क्या होता है परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि एक 100 वाट का बल्ब है जो 10 घंटे डेली जलता है और 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होती है, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि उसका क्या है ये, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। हाँ बिल्कुल सही है। एक 100 वाट का बल्ब है अपने पास में और वो दिन के 10 घंटे जलता है, एक दिन जल रहा है, और एक यूनिट का जो खर्चा है वो 5 रुपये है। अब वो कह रहे हैं कि कितनी विद्युत का खर्चा आएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, वॉट, क्या करोगे वॉट, और वॉट को मल्टीप्लाई करोगे किससे, घंटे से, और घंटे फिर मल्टीप्लाई करोगे दिन, और फिर इसमें भाग लगा दोगे कितने का, 1000 का। आई बात समझ में। अब देखो तो मान किसका आ जाएगा अपने पास में, यूनिट का मान आ जाएगा। अब यूनिट को अपन किस में मापते हैं, इस यूनिट की जो मेजरमेंट किया जाता है वो kWh में किया जाता है, बोले तो किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर में किया जाता है। अब ये वोट का कितना है, 100 वोट का बल्ब है, कितने घंटे जल रहा है, 10 घंटे जल रहा है, कितने दिन, एक दिन, तो फिर इसमें भाग लगा देंगे किसका, 1000 का। तो यहाँ से ये सारा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में, 1। ये 7000 नहीं है, 1000 ही है, 1000 ही तो बोला था, 1000 हो गया। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो अपने पास में kWh, और kWh क्या है, यूनिट, जिसको अपन 1 यूनिट बोलते हैं, इसका मान कितना आ जाएगा बताओ, 1 यूनिट आ गया ना। अब ये यूनिट का जो खर्चा बता रखा है वो अपने को कितने रुपए बता रखा है, 5 रुपये। तो बताओ टोटल ये बिल जो आएगा वो कितने रुपए का आएगा, 5 रुपये का। 5 रुपये ऑप्शन में है क्या, ये रहा। आई बात समझ में। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो जितने वोट का बल्ब है, जितने घंटे जल रहे हैं, जितने दिन जल रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई करके 1000 का भाग लगा दो, यूनिट आ जाएगी। अब यूनिट की जो रेट है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट के जो पैसे हैं वो अपने सामने आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके का है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब है, ये कल्ब लिख दिया, यहाँ पे बल्ब है, बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलते हैं, 100 वाट के बल्ब हैं, कितने हैं, 10, कितने घंटे जल रहे हैं, 1 घंटे। तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान कितना होगा। मैंने क्या कहा था कि जितना वोट है
kWh में मान निकालना है, बिल्कुल यूनिट की बात करें तो kWh में आ जाएगा, किलोवाट घंटा यूनिट में अपन मापते हैं। और एक यूनिट जो होती है वो कितनी होती है, 746 वोट के इक्वल होती है, लगभग 746 वोट के समथिंग। आई बात समझ में। एक हॉर्स पावर, एक HP जो होता है वो 746 वोट होता है। अब किलोवाट घंटा है, कितने वोट का बल्ब है, 100 वोट का। कितने घंटे जलता है, 1 घंटे। कितने दिन जलता है, 10 दिन जलते हैं। और भाग लगाएंगे किसका, 100 का। 1000 का भाग लगा देंगे, 1000 का भाग लगाएंगे तो बताओ यहाँ पे kWh का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 ये कैंसिल, 3 ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल उपभोग जो होगा वो कितने यूनिट का होगा, अपने पास में 1 यूनिट का उपभोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खपत क्या होगी। देखो वही बात, यूनिट का फॉर्मूला लगाओ और यूनिट का फॉर्मूला लगा के क्या करना है, कितने का है, 100 का। ये क्या हो गया, एक बार रुकना, कितने का है, 100 वाट का बल्ब है और ये प्रतिदिन कितने घंटे जल रहा है, 6 घंटे। कितने घंटे जल रहा है, 6 घंटे जल रहा है। और कितने दिन अपन इसको काम में ले रहे थे, बताओ, एक ही दिन काम में ले रहे थे ना, तो मल्टीप्लाई 1 कर दो। अब ये अपने पास में आ गया, क्या आया कि क्या हो रहा है इसको, एक बार रुकना, बिल्कुल सही, कितने, 1 हो गया। और कितने का भाग लगा दो, 1000 का भाग लगा दो। अब मैंने लिखा आपके सामने कि 100 वाट का है, 6 घंटे जल रहा है, एक दिन है, तो 100 × 6 × 1 हो गया ना। अब यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 6/10 में आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.6। और 0.6 क्या आएगा, किलोवाट घंटा में आ जाएगा इसकी खपत। और ये कितना आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद सोल्व करके बताओ, जिसमें लिखा है कि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है और ये 30 दिन तक जलता है। और 30 दिन में प्रति यूनिट 50 पैसे के इन्वेस्टमेंट या खर्च से कितने रुपए का खर्चा लगेगा, बता दो इसका आंसर। देखो जल्दी से कमेंट करो, आंसर देखो। बहुत हो आप, मैं कितने क्वेश्चन करवा दिया, 4-5 क्वेश्चन करवा दिया। अब आप लोग इसका आंसर बता दो कमेंट कर, और नहीं बता रहे तो वैसे मैसेज कर दो कि बोले हमें नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, बताना तो पड़ेगा। महान लोग जो हैं मेरे सामने, बताओ जल्दी से बताओ, टाइम ख़राब नहीं करना, नोटबुक लेके बैठो। क्या मेरे को देखने के लिए आए हो क्या यहाँ पे क्लास के अंदर लाइव? आंसर बताओ इसका। देखो वही बात मैंने कहा, सबसे पहले तो क्या करना है अपने को, वही जो वोट है उसको लिखना है। 100 वोट हो गई, कितने घंटे जल रहे हैं, 5 घंटे जल रहे हैं। कितने दिन जल रहे हैं, 30 दिन जल रहे हैं। और कितने का भाग लगा देना है, 1000 का। सोल्व करो इसको, ये 3 कैंसिल, 15 क्या आ गया, 15 यूनिट। 15 यूनिट आ गई ना। एक यूनिट का जो खर्चा है वो कितना है, 50 पैसे, 0.50। तो बताओ 15 का कितना हो जाएगा, 0.50 × 15। और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.50 रुपये। अब कहाँ पर दिख रहा है आपको 7.50, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। वही करना है कि वोट को मल्टीप्लाई करो टाइम से, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो डे से, और डे का भाग मल्टीप्लाई करके 1000 का भाग लगा दो। और जितनी यूनिट आती है, जितने पैसे आपको दिए हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अपने सामने आ जाएगा। क्या दिक्कत है, समझने का फेर है, कोई नहीं, मत समझो, मेरा क्या लो। वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। शायद ये क्वेश्चन मिस प्रिंट होगा, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया। कौन सा है, वोल्ट के 2 विभवांतर 2 कूलम आवेश को ले जाने में, एक बार रुको बताता हूँ मैं।
टेक्निकल टीम थोड़ी प्रॉब्लम कर ही देती है। कितना कार्य है ना। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। हाँ ये यहाँ पे है ना, सुनो मेरी बात पर, ये 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, कितना कार्य किया जाएगा बताओ। W बराबर QV, कार्य बराबर आवेश इंटू क्या होता है विभवांतर। कार्य इक्वल में आवेश और इंटू में विभवांतर। आवेश का मान कितना है 2 कूलम इंटू विभवांतर कितना है 5 वोल्ट, तो 10 जूल कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा। फॉर्मूला याद रखना कि कार्य बराबर में क्या होगा आवेश इंटू में क्या हो जाएगा विभवांतर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है और ये घरेलू उपकरणों से संबंधित है। देखिए घरेलू विद्युत उपकरणों का आजकल सितारे अंकित किए जाने लग गए। क्या होता है जब अपन रेफ्रिजरेटर वगैरह लाने जाते हैं तो शॉपकीपर बोलता है कि ये 5 स्टार का है। 5 स्टार उस पर बने भी होते हैं, मतलब एक छोटी सी स्टिकर लगा हुआ होता है उस पर बने होते हैं। अब उसमें क्या बोलते हैं 5 स्टार है। जितनी ज़्यादा स्टार होंगे, मतलब जितना ज़्यादा स्टार होगा उसकी जो विद्युत उपभोग क्षमता है वो क्या होगी उतनी ही कम, मतलब उसका अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। किए जाते हैं इन उपकरणों पर अंकित सितारे व्यक्त किए जाते हैं कि सितारों की संख्या जितनी अधिक होगी उस उपकरण का उपयोग अवधि अधिक होगी, उस उपकरण की ऊर्जा दक्षता उच्चतर होगी, उस उपकरण की कार्य क्षमता बेहतर होगी। इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है तो बताओ। देखिए आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताओ मेरे को, क्या आंसर आएगा कमेंट करके आंसर बताओ। और नहीं बताओ तो फिर तो गलत बात है ना। बताओगे, बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखो ऊर्जा क्या होगी, इसकी ऊर्जा दक्षता क्या होगी उच्चतर, तो कौन सा सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। कार्य क्षमता बेहतर, कोई कार्य नहीं होता है। अवधि अधिक होगी, अवधि से कोई मतलब ही नहीं है। ऊर्जा क्षमता बेहतर करने के लिए क्या किया जाता है, इन पे स्टार्स अंकित किए जाते हैं, स्टार अंकित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है, बताओ। देखिए क्रिस्टलोन व मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, मैग्नेट्रॉन ट्यूब, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेट्रॉन ट्यूब हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन जो होता है इसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना, चांदी। बताओ इसका तो बता ही सकते हो। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा होगा, सुचालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, आसानी से होता है। धारा का प्रवाह आसानी से होगा तो उसे क्या बोलेंगे, सुचालक बोलेंगे। तो धारा का प्रवाह आसानी से किस में होता है, चांदी में। लेकिन मोस्टली जो है वो वायर किसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के। चांदी के भी तो बना सकते हैं ना, नहीं बना सकते, चांदी महंगी होती है इसलिए उसके अपन बना नहीं सकते, लेकिन उसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है अनंत, उच्च, अल्प, शून्य। परम शून्य ताप पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा बताओ, अनंत। क्या हो जाएगा, परम शून्य ताप की बात करें तो ओके केल्विन ताप की बात करता है, और इसके ऊपर जब भी अपन बात करते हैं तो ये तापमान जो है ये क्या हो जाता है, अनंत। यह क्वेश्चन RS प्री में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, देखना अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ हेतु किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि नियम भी बोलते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जैसे ये कोई पॉइंट है, ऐसे वायर्स लगे, यहाँ से आ रही है धारा, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इधर से जा, संधि पर आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के मान के क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए अपन इस नियम को क्या बोलते हैं, संधि नियम। और ये जो संधि का नियम है ये आवेश पर संरक्षण पर आधारित होता है।
कि जितनी धारा आएगी उतनी धारा चली जाएगी, मतलब वो कुछ भी मात्रा उसकी नष्ट नहीं होगी। और आवेश संरक्षण के नियम भी यही कहता है कि ना नष्ट कर सकते ना उत्पन्न कर सकते। तो बताओ इसको संधि नियम भी बोलते हैं। आवेश संरक्षण पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण, आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, भारत संरक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवेश संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, 16 की बात करें, भारत में ऐसी मुख्य विद्युत धारा की आवर्ती होती है कि भारत के अंदर जो घरेलू जो धारा काम में ली जाती है उनकी मुख्यतः फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है? बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जल्दी बताओ, आंसर कमेंट करो फास्ट। इतना टाइम थोड़ी ना लगाना था, नहीं लगाना था। भारत में विद्युत धारा जो होती है इसकी अगर आवर्ती की बात करें तो वो होती है कितनी? 50 हर्ट्ज। आवर्ती क्या होती है? मतलब प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। और जो वोल्ट में पूछे तो वो कितनी होती है? 220 वोल्ट। विद्युत धारा की जो आवर्ती होगी 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट होती है। तो अपन लिख देंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर की बात करें, मतलब ये मान लो कोई भी ब्लैंक है, इधर से मेरे पास में कोई पाइप है, इस पाइप की चारों ओर मैंने वायरिंग कर दी, वायरिंग करके मैं इसके अंदर धारा प्रवाहित कर रहा हूँ, इधर से धारा इधर आएगी, इधर से इधर जा रही है। तो यहाँ पर धारा जब प्रवाहित होती है, जैसे मान लो धारा की दिशा ये, तो चुंबकीय क्षेत्र या आवेश कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इस तरीके से दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम जो पढ़ते हैं अपन, उसके अनुसार कि अगर परिनालिका के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पर जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी इस वाले भाग पर भी उतना ही करेगी। यानी कि धारावाही जो नलिका है या धारावाही परिनालिका है उसके भीतर धारा का मान सभी पर क्या होगा? समान। क्या शून्य होगा? नहीं होगा। इसके सिरों की ओर जाने पर घटेगा? नहीं। इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है? नहीं। सभी बिंदुओं पर समान रहता है? जी हाँ, बिल्कुल सभी बिंदुओं पर परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चर्चा करते हैं कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार सदैव फेज तार से जुड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फ्यूज तार हमेशा किससे जुड़ी हुई होनी चाहिए? फेज तार से। ऑप्शन नंबर पहला सही है, कथन सही है। फ्यूज तार ऐसे पदार्थों की बनी होती है जिनका गलनांक कम हो। देखो भैया, अगर फ्यूज तार है ना, अगर अपन कम अधिक गलनांक वाली लगा देंगे तो वो तो जलेगा ही नहीं। अपने घर के सारे वायर जो है इलेक्ट्रिक जो भी अपन उपकरण लगा रखे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसका गलनांक कम रखना पड़ेगा। दोनों कथन गलत है, दोनों कथन सही है, सही गलत, तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत जो फ्यूज तार होता है उस विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? देखो, फ्यूज तार का गलनांक अपन अधिक रखें कि कम रखें? फ्यूज तार का गलनांक अपने को क्या रखना पड़ेगा? अधिक रखना पड़ेगा। देखो, फ्यूज तार का जो गलनांक है, अगर अपन गलनांक अधिक रखेंगे तो वायर को वो क्या करेगा? क्षति पहुंचाएगा। उस क्षति को कम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इसको कम रखना पड़ेगा। तो उच्च गलनांक, उच्च गलनांक, ये दो ऑप्शन तो सीधे हट गए ना। अगर इनमें निम्न गलनांक, निम्न गलनांक, और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा ये क्या रखना पड़ेगा? अपने को उच्च रखना पड़ेगा। क्या रखेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब आर को हमेशा क्या रखना पड़ेगा? उच्च। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। किसी दिए गए धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है? विद्युत प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं, और ये जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है ये किस पे निर्भर करेगी? देखो, इससे पहले मैं आपको बताऊं, चालकता, और चालकता जो होती है वो तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये है किसी दिए गए धातु के तार की विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा? चालकता की बात करें तो देखो, चालकता का फॉर्मूला अपन पढ़ रहे थे कि R बराबर रो L अपॉन A होता है, मतलब लंबाई के तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एरिया जो होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उन दोनों के ऊपर वो निर्भर करेगा। टेम्परेचर पे, उसकी अवस्थाओं पर भी निर्भर करता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ और सिर्फ निर्भर करेगा किस पर? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से किसी एक पे निर्भर करेगा, बाकी 3 पर चालकता डिपेंड करेगी। अब वो एक ऑप्शन कौन सा है वो आप मेरे को बता दो।
क्या लंबाई है? मैंने कहा कि लंबाई पर तो कौन निर्भर करेगी? चालकता। फिर दूसरा मैंने कहा कि R बराबर रो एल अपॉन ए का मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस पर भी कौन निर्भर करेगी? चालकता। उसकी आकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, मैं कह रहा हूं कि उसकी आकृति पर कौन करेगी? चालकता निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ की प्रकृति पर। विशिष्ट प्रतिरोधकता किस पर या विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर। कि पदार्थ प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है? धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न जो बाधा होती है या जो अवरोध होगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोधकता। अब अपन जैसा पदार्थ काम में लेंगे वो उसी तरीके से काम करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, सेम वही क्वेश्चन आ गया ना। इसमें देखो मैं कह रहा हूं कि R बराबर अपन एक फॉर्मूला पढ़ते हैं रो एल अपॉन ए, लेंथ आ गया, एरिया आ गया, उसकी लंबाई पर बिल्कुल सही है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये भी सही है, उसके ताप पर, उसका टेम्परेचर कितना है उस पर, ये दिए गए विकल्प सभी सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसकी पिछले क्वेश्चन में अपन डिटेल से चर्चा कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, लघु पतन के समय परिपथ धारा। देखो लघु पतन का मतलब जब पथ जो है वो बाधित हो उस समय पर धारा में पर्याप्त कमी होगी, बहुत अधिक बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, निरंतर परिवर्तित होती है। जैसे अपन फ्यूज तार लगा रखे हैं और वो फ्यूज तार जलेगा, लघु पतन मतलब वो जलता है, जलेगा कब? जब उसके अंदर धारा का मान बढ़ेगा तब जलेगा। तो इसमें देख लो कहाँ पे दिख रहा है आपको कि जब परिपथ धारा क्या हो जाएगी? बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, घरेलू विद्युत परिपथ या घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है। देखो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है ना वो 2 प्रकार से होता है, और 2 प्रकार में एक तो है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। बात करें श्रेणी क्रम संयोजन की तो इसका R जो इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं उसका फॉर्मूला R1 प्लस में R2 होता है, और अपन इसमें जब निकालेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल में 1/R1 प्लस में क्या हो जाएगा? 1/R2। ये फॉर्मूले ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे, उसमें अपन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो घरेलू विद्युत परिपथ की जो युक्ति होती है, क्या उसमें एक समान धारा प्रवाहित होनी चाहिए, एक समान वोल्टता प्रवाहित होनी चाहिए, विद्युत ऊर्जा की खपत अधिक होनी चाहिए या ऊर्जा की खपत नगण्य होनी चाहिए? बताओ, क्या धारा समान रखें या वोल्टता समान रखें? हमें पता है कि अपने यहाँ पर जो भी धारा प्रवाहित होती है वो 50 हर्ट्ज का मतलब साइकिल प्रति सेकंड, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, और जो वोल्ट होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट। तो हमारा जो संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो धारा है इनकी वोल्टता के मान को समान रखते हैं। तो बताओ इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अभी वही फॉर्मूला R इक्वल में रो एल अपॉन में ए। किसी वस्तु के एक समरूप चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है? देखो ये चालक का प्रतिरोध R, लंबाई की क्या है? समानुपाती। मैं लिख सकता हूँ R समानुपाती L। फिर यहाँ पे है तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? देखो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मैंने नीचे लिखा है ना, तो ये क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक तो इसके समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हो गया, एक क्या हो गया? इसके व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि चालक का जो प्रतिरोध होगा उसकी लंबाई के तो क्या होता है? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। समानुपाती को ही अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, ध्यान रखना। और उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा उसकी क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बोले तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। आज की इस क्लास के कुछ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन 25 क्वेश्चन थे, अपन ने अच्छे से चर्चा की है। आपको समझ में आया हो तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने कीमती सुझाव अवश्य दें। इसके बाद में अपन कल की क्लास में करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, उसको अपन डिटेल से और पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो सब लोगों के साथ शेयर करें। ASI का अभी हमारा जो बैच है वो अभी कुछ समय में 21 तारीख से यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क चलने वाला है। तो आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइबर करें और कमेंट करके अपनी जो भी राय है या जो सुझाव है वो ज़रूर दें। थैंक यू।